हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साक्षीज विद साधना। सो आज हम करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 2 दैट इज लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और ये होगा हमारा पार्ट 1। सो इस पार्ट 1 में हमें दी गई है एक स्टोरी और मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। आप अपनी बुक को खोलिए और मेरी स्टोरी को ध्यान से सुनते जाइए। In a small village in Tanzania, that is in Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. तो हम यहाँ बात करने वाले हैं माम्बा की, जो कि एक गर्ल है। पिक्चर मैंने आपके लिए लगा दी है और ये रहती है तंजानिया में। तंजानिया का मैप आप देख सकते हैं। तंजानिया जो जगह है वो है हमारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। वो जल्दी सुबह जगती है पानी लाने के लिए। She has to walk a long way and returns after a few hours. और पानी लाने के लिए उसको काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और इसी वजह से काफी सारे घंटे लग जाते हैं उसे वापस आने में। She then helps her mother in the house and joins her brother in taking care of their goats. उसके बाद वो अपनी मदर की हेल्प कराती है काम में और अपने भाई का साथ देती है गोट्स की केयर करने में। यानी कि हमें पता चल गया एक और चीज कि ये क्या पालते हैं, ये गोट पालते हैं। All her family owns is a piece of rocky land around their small hut. अब इनके पास एक छोटी सी हट है और क्या है, एक पीस ऑफ लैंड है जो कि काफी पथरीला है, रॉकी है। अब देखिए पथरीला है तो इसमें कुछ भी उगाने में काफी प्रॉब्लम होगी। Mama father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for the whole year. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, पथरीली जमीन है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत के बाद भी वो लोग इतना नहीं कर पाते कि साल भर वो लोग खा सकें। अब हम दूसरी स्टोरी देखेंगे और फिर इन स्टोरीज को आप कंपेयर करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ पीटर की। पीटर lives in the heart of sheep rearing region in New Zealand where his family runs a wool processing factory. तो ये मैप जो आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड में कौन रहता है, पीटर। पीटर की फैमिली क्या काम करती है, ये वूल प्रोसेसिंग का काम करती है क्योंकि ये एक ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पर शीप को रियर किया जाता है और फिर उस वूल की प्रोसेसिंग होती है फैक्ट्री में। ये आप वूल देख रहे हैं। Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. Their sheep yard is situated on a wide grassy plain with hills in far distance. अब जैसा कि माम्बा के केस में था कि वहां पर कैसा था, रॉकी था जमीन और यहाँ की जमीन कैसी है, प्लेन है, काफी अच्छी है। It is managed in scientific way using the latest technology. Peter's family also grows vegetables through organic farming. अब देखिए ये लोग जो काम करते हैं काफी नई टेक्नोलॉजीज को यूज करके करते हैं और बहुत सारी वेजिटेबल्स को भी उगाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है जिसमें हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते हैं, एकदम नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। अब अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल का नाम है साक्षीज विद साधना। इसको आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे अपने व्यूज बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है और कैसा लग रहा है। सो प्लीज आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो शेयर कीजिए साक्षीज विद साधना को और लाइक कीजिए।
तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ज़मीन के बारे में, लैंड के बारे में। और ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर से व्यू लिया गया है ड्रोन से, और इसमें आपको ज़मीन का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है। फार्म्स हैं अलग अलग लोगों के अलग अलग जगह, जैसे कि यहाँ ये एक फार्म है, ये भी एक फार्म है। किसी का फार्म ग्रीन है क्योंकि वहाँ छोटे छोटे पौधे आ चुके हैं, और किसी के में अभी मिट्टी ही पड़ी है क्योंकि उन्होंने अभी अभी सीड डाला है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए अलग अलग खेत हैं, बाउंड्री बनी हुई है, यहाँ पर कुछ अलग तरह से हो रखा है, प्लॉफिंग कर रखी है, इसलिए ऐसे इस तरह से शेड्स दिख रहे हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ लैंड के बारे में। It is among the most important natural resources, as you know very well। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जमीन ना हो तो हम क्या कर पाएंगे, आप खुद ही सोचिए। तो इसलिए ये काफी important natural resources है। It cover about 30% of total surface area of Earth's surface। देखिए टोटल कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, और उस 100% का अर्थ के 100% का 30% जमीन से घिरा हुआ है। All the part of this percentage are not habitable, but जो ये 30% जमीन का टुकड़ा है, ये पूरा 30% habitable नहीं है। habitable जो वर्ड है वो बना है habitat से। habitat मतलब जहाँ लोग रहते हैं। तो जो ये 30% लैंड का जमीन का टुकड़ा है, ये ऐसा पूरा नहीं है कि यहाँ हर जगह आदमी रह सके, क्योंकि कुछ जमीन के टुकड़े हैं जहाँ पे डेजर्ट है, एंटार्क्टिका हो गया, आर्टिक हो गया, ऐसी जगहों पे इंसान नहीं रह सकता। इसलिए कहा गया है कि सारे जो पार्ट्स हैं वो हैबिटेबल नहीं है। Distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land। अब देखिए आपने देखा होगा, इंडिया की ही बात कर लेते हैं, पूरे वर्ल्ड को छोड़िए, कि किसी स्टेट में लोग ज़्यादा रहते हैं, किसी स्टेट में लोग कम रहते हैं, कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पॉपुलेशन कम है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है लैंड की, ज़मीन की अलग अलग फीचर्स पे, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पे, सॉरी। तो जहाँ की सॉइल फर्टाइल होगी, अच्छी खेती हो सकेगी, वहां ज्यादा लोग जाना पसंद करेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब देखिए हम लैंड का यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। आपको वैसे पता है, बहुत इजी सी चीज है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी बुक में दे रखा है तो हम देख लेते हैं। हम एग्रीकल्चर करते हैं लैंड पे, फॉरेस्ट्री करते हैं, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे हम जंगल में जाके क्या करेंगे, तो देखिए पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो हमारे लंग्स का काम करते हैं। पेड़ नहीं होंगे ऑक्सीजन कौन देगा फिर आपको, है ना। तो इसलिए फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। माइनिंग यानी खदानों से ही निकलते हैं मिनरल्स वगैरह, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है। बिल्डिंग हाउसेस, ज़मीन ही नहीं होगी तो कहाँ रहोगे, आसमान में थोड़ी ना लटकोगे। इसलिए घर बनाने के लिए भी ज़मीन चाहिए, रोड बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, है ना। The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water। देखिए अभी भी मैंने आपको पहले भी बताया, अब दोबारा बता देती हूँ कि ये लैंड की जो यूज है वो किस चीज पर डिटरमाइन करेगा, कुछ चीजों पे, जैसे टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल कैसे हैं वहां पर पाए जाने वाले। अब देखिए किसी को अगर माइनिंग, खदान, तो खदान वही होगी जहाँ मिनरल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर करना है किसी को, तो वो क्या करेगा, क्या क्या देखेगा कि वहाँ की सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है। तो इस तरह की चीजों को, टोपोग्राफी को हम देखते हैं लैंड का यूज करते हुए। अभी मैंने आपको कुछ यूजेस बताए, उन्हीं को मैं पिक्चर्स के थ्रू दोबारा आपको बताती हूँ तो रिवाइज हो जाएंगे। फॉरेस्ट्री देखी हमने, फिर हमने देखा कि इंडस्ट्रीज भी जमीन के ऊपर ही बनाई जाती हैं। रोड्स, ये भी ज़मीन के ऊपर होती है, और रोड बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हमें लगता है, अगर हम नॉर्मल सोचें कि एक सड़क से क्या मतलब है, देखिए रोड, इकोनॉमी वर्ड सुना है आपने, इकोनॉमी क्या होती है। तो एक देश की इकोनॉमी
इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए सड़कें, रोड बहुत योगदान देती हैं। इसलिए जो मोदी गवर्नमेंट है ये रोड बनाने में, हाईवेज बनवाने में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि अगर रोड अच्छी होंगी, गड्ढे वगैरह नहीं होंगे, अच्छी कनेक्टिविटी होगी, गांव-गांव से दूसरे शहरों में, स्टेट में कनेक्टिविटी होगी, तो सामान ले जाना एक जगह से दूसरी जगह आसान होगा, जल्दी होगा, उससे टाइम बचेगा, है ना। तो इसलिए ये कनेक्टिविटी अच्छी करने के लिए रोड्स बनाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं मोदी गवर्नमेंट ने चला रखे हैं। आप सर्च करके देख सकते हैं कि नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं तरह तरह के। ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो सके। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि एक रोड हमारे देश की ग्रोथ कर सकती है। माइनिंग खदान भी कहाँ होती है? जमीन के टुकड़े में होती है, और वहां से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, मेटल्स बनते हैं, तो ये सारी माइनिंग से मिलते हैं। एग्रीकल्चर एज यूजुअल आपको पता ही है कि खाना नहीं होगा तो फिर हम ही कहाँ से होंगे, और एग्रीकल्चर भी हम जमीन के टुकड़े पे ही करते हैं। तो ये सारे थे हमारे लैंड यूज। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खाएंगे तो जब कहीं रहेंगे, तो रोटी, कपड़ा और मकान वाली बात हो गई। तो रोटी कहाँ से मिलेगी? एग्रीकल्चर से। कपड़ा इंडस्ट्री में बनता है, और मकान वो भी लैंड पे। तो रोटी हो, कपड़ा हो या मकान हो, तीनों चीजें लैंड से ही जुड़ी हुई हैं, जमीन से ही जुड़ी हुई हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड के बारे में। एज द नेम सजेस्ट, प्राइवेट का मतलब होता है किसी का निजी, यानी प्राइवेट लैंड वो लैंड हो गया, वो जमीन का टुकड़ा जो किसी का पर्सनल हो, निजी हो। इट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, किसी का निजी हो। जैसे मैं कह दूं कि ये मेरा घर है, या ये मेरी जमीन है, ये मेरा प्लॉट है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया प्राइवेट लैंड। और कम्युनिटी लैंड वो होता है जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के थ्रू ओन किया जाता है फॉर कॉमन यूजेस। ठीक है, तो ये अंतर है। प्राइवेट लैंड में कोई एक मालिक हो सकता है या एक परिवार हो सकता है। कम्युनिटी लैंड में क्या होगा कि कम्युनिटी के मेंबर्स मालिक होंगे। तो प्राइवेट से प्राइवेट और कम्युनिटी से कम्युनिटी। वेरी सिंपल है, नाम से ही समझ में आ रहा है। अगर आपको प्राइवेट और कम्युनिटी का मतलब पता है तो आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threat to environment because of expansion of agriculture and constructional activities। अब देखिए, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब लैंड के जो क्वालिटीज थी जमीन की वो खराब होती जा रही है। लैंडस्लाइड्स आती जाती हैं। आपने देखा है हिली एरियाज में जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं वो एकदम से टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां लैंडस्लाइड आ जाती है, जमीन का एक टुकड़ा खिसक जाता है। लैंडस्लाइड, लैंड कर जाता है स्लाइड, उसी को बोलते हैं लैंडस्लाइड, ऐसे समझिए। सॉइल इरोजन हो जाती है, जो अच्छे अच्छे चीजें होती हैं एक सॉइल में, जो जरूरत होती है जिन चीजों की अच्छी फार्मिंग के लिए, वो सारी वॉश्ड हो जाती है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है, देखिए वर्ड डेजर्टिफिकेशन बना है डेजर्ट से। डेजर्ट आप जानते ही हैं, लाइफ होती है क्या डेजर्ट में? नहीं होती। डेजर्ट वही होता है, मरुस्थल कह दो या फिर कोल्ड डेजर्ट कह दो, लाइफ तो नहीं है ना वहाँ। तो डेजर्टिफिकेशन का मतलब हो गया कि हम डेजर्ट बनाते जा रहे हैं। कोई भी जमीन का टुकड़ा है और इसको हमने बना दिया रेगिस्तान, डेजर्टिफिकेशन कर दिया इसका, तो यानी इसको बर्बाद कर दिया। तो ये जो मैंने आपको कारण बताया, देखिए लैंड डिग्रेडेशन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, ये एक तरीके का थ्रेट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं। और ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी लालच की वजह से, अपनी इच्छाओं की वजह से एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, और इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। कई बार आपने सुना होगा अर्थक्वेक भी इसलिए आता है क्योंकि लोग क्या करते हैं, ब्रिजेस बनाने के लिए और कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज के लिए काफी डीप तक
खोद देते हैं, डिग कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नीचे प्लेट्स होती हैं अर्थ की वो हिल जाती हैं और अर्थक्वेक आता है। तो काफ़ी इसमें जो ये चीज़ें हो रही हैं, ये जो डिजास्टर्स होते हैं, इसमें हमारा ही हाथ है, ह्यूमंस का ही हाथ है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब देखिए, जब हम चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसको सही भी करें। अगर हम चीज़ों को बिगाड़ सकते हैं तो हाँ, हम चीज़ों को सही भी कर सकते हैं। तो हम कैसे अपने लैंड को कंजर्व करें, उसके पॉइंट्स देखते हैं। पहली चीज़ है, बहुत सिंपल है, अफॉरेस्टेशन। जैसे हम डिफॉरेस्टेशन करके पेड़ों को काट रहे हैं, वैसे ही हम पेड़ लगा भी तो सकते हैं, अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। अब आप भी कम से कम एक पौधा लगाइए। दूसरा है, चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब होता है, जो आपने देखा हो गाय भैंस भेड़ बकरियां चरती हैं ना चारा खुले में, कई बार क्या होता है कि ये ओवर ग्रेजिंग कर जाती हैं। जैसे कभी कभी हम नहीं खाना अच्छा बनता तो ओवर ईटिंग कर देते हैं, लेकिन वो ओवर ईटिंग से क्या होता है, पेट खराब हो जाता है या तबीयत खराब हो जाती है। तो वैसे ही जब कैटल कैटल यानी यही भैंस गाय बकरियां, जब ये ओवर ग्रेजिंग करती हैं, ज्यादा खा लेती हैं चारे को, तो भी बर्बादी ही होती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ओवर ग्रेजिंग ना हो, लिमिट से ज्यादा ना खराब करें वो चारे को। रेगुलेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। देखिए, पेस्टिसाइड्स में क्या होता है, केमिकल होते हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि ओवर ना हो, ज्यादा यूज ना हो, क्योंकि ये जो जमीन है उसको भी खराब करते हैं और ज्यादा पेस्टिसाइड से जो चीजें बनती हैं, जो फ्रूट आएगा, ठीक है, जिसे हम खाएंगे कंज्यूम करेंगे, वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए आजकल सरकार किस चीज पे यू कह रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। एंड लैंड रिक्लेमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद आपको नहीं पता होगा कि लैंड रिक्लेमेशन क्या होता है। तो लैंड रिक्लेमेशन होता है कि हम ना नया जमीन बनाते हैं। अब हम नया जमीन कैसे बनाएंगे, तो जो लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, छोटे छोटे तालाब होती है ना, या फिर सी या ओशन, इसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी भरते हैं चीजों को, और फिर उस जगह को भर के हम एक जमीन बना लेते हैं। आप बस इतना समझिए नॉर्मल सी भाषा में कि हम पानी के एक टुकड़े को भर के मिट्टी वगैरह से जमीन बना देते हैं, एक नया लैंड बना देते हैं, उसी को हम लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं। तो आजकल इस तरीके से भी हम अपनी लैंड को कंजर्व करने लगे हैं। तो ये था मेरा वीडियो, कैसा लगा जरूर बताइएगा और लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद साधना।